सन 2003 में इस कंपनी के जो शेयर थे वो 80 रुपए के थे, यानी एक शेयर 80 रुपए का था। 2021 में यानी आज की जो डेट में इसका जो शेयर है वो 25,300 रुपए से भी ज्यादा है। हालांकि आप अगर इसका शेयर चेक करेंगे तो इस समय 2527 रुपए दिखाएगा। ऐसा इसलिए है कि इसका शेयर एक बार स्प्लिट हुआ है। पहले इसके शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी जो कि स्प्लिट होके 1 रुपए रह गई, यानी कंपनी ने शेयरों में बढ़ोतरी कर दी और उसको डिवाइड कर दिया। तो जो 2003 में 80 रुपए शेयर की कीमत थी, अगर उसे देखें तो उस समय कीमत 8 रुपए थी और आज की डेट में कीमत है 2527 रुपए। यह है रॉयल एनफील्ड की कहानी। इसके शुरुआत से लेके आज तक जो आप देखते हैं, इस वीडियो में इसका पूरा केस स्टडी किया जाएगा, किस तरह से इसकी सेल्स इंप्रूव हुई। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि 2003-4 में इस कंपनी को बेचने के लिए आइसर ने पूरा जोर लगा दिया था, फिर भी मार्केट में कोई रॉयल एनफील्ड यानी बुलेट को खरीदने का कोई भी खरीदार नहीं मिला। थक हार के ये कंपनी आइसर के पास ही रही और फिर ऐसा क्या हुआ कि इस कंपनी का आज जो शेयर है वो बहुत ही ज्यादा हाई है और इस कंपनी की टक्कर BMW और हार्ले की बाइक से भी किया जाता है। इंडिया में तो ये एक तरह से पूरा सत्य है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस कहानी की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रॉयल एनफील्ड थी वो एक ब्रिटिश कंपनी थी। पहले इसको आइसर मोटर्स जो कि इंडिया की है उसने खरीदा था और रॉयल एनफील्ड में काफी घाटा खाने के बाद आइसर ने इसको बंद करने और बेचने के लिए काफी सारा दिन इंतजार किया, लेकिन मार्केट में कोई भी खरीदार नहीं मिला। थक हार के जो रॉयल एनफील्ड के मालिक थे उनके बेटे थे सिद्धार्थ लाल, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और एक बाइकर भी थे, यानी उन्हें बाइक चलाने का शौक था। उस समय उनकी उम्र थी 26 साल और उन्होंने उस समय आइसर का जो बोर्ड था, मैनेजमेंट बोर्ड था, उसको कहा कि ना ये कंपनी बिक रही है और ना ये कंपनी हम खत्म कर रहे हैं, क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं इस कंपनी को दोबारा से ट्राई करने का और इसकी सेल्स को बढ़ाने का। आइसर मोटर्स के मैनेजमेंट ने सोचा कि ये कंपनी तो कूड़े के भाव भी नहीं बिक रही है, तो चलो इसको एक मौका दे देते हैं। तो सिद्धार्थ लाल को उस समय चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया था आइसर का और उसके बाद सिद्धार्थ लाल ने, जो कि आइसर 15-16 बिजनेस करती थी, अलग अलग कपड़े भी बनाती थी, ट्रैक्टर भी बनाती थी, मोटरसाइकिल और ट्रक्स भी बनाती थी, इसके अलावा बहुत सारे उसके और भी काम थे। सिद्धार्थ लाल ने काफी ज्यादा एनालिसिस किया और उसके बाद 13 से 14 जो बिजनेस थे वो बंद कर दिया, जिसमें कपड़े और ट्रैक्टर का बिजनेस भी इन्होंने बंद कर दिया। अब फोकस था सिर्फ ट्रक और रॉयल एनफील्ड बुलेट के ऊपर। सिद्धार्थ लाल जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर भी थे और एक बाइकर्स भी थे, यानी बाइक लवर्स भी थे। उन्होंने रॉयल एनफील्ड को कई महीनों कई सालों तक चलाया, जांचा, परखा और यह देखा कि इंडियन इसको कैसे देखते हैं, क्या क्या इसमें बदलाव जरूरी हैं और क्या क्या डिजाइन में बदलाव जरूरी हैं। आपको पता ही होगा कि इंडियन आर्मी अपनी पेट्रोलिंग के लिए 1955 से ही रॉयल एनफील्ड का इस्तेमाल करती है और फिल्मों में भी आपको ये रॉयल एनफील्ड दिखाई जाती है, पुरानी और नई सारी फिल्मों में। ये एक एडवेंचर बाइक के तौर पर देखी जाती है और इसको दबंगों की बाइक भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय ये बुलेट के नाम से आती थी। रॉयल एनफील्ड के नाम से ही थी, लेकिन बुलेट जो मॉडल था सब लोग इसको बुलेट के नाम से ही पुकारते थे। इसको दबंग लोग चलाते थे और काफी ज्यादा हैसियत वाले इसको लोग चलाते थे। उस समय ऐसी इमेज थी। तो सिद्धार्थ लाल ने ऐसा क्या किया कि इसकी सेल बढ़ गई और आज जिस गांव में एक बुलेट होती थी उस गांव में आज 20-25 बुलेट आसानी से मिल जाती है और जो नहीं ले पाता वो भी इसको लेने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित रहता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सेल्स कैरियर की। रॉयल एनफील्ड 100 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन इसने सिद्धार्थ लाल के आने से पहले बिल्कुल भी रफ्तार नहीं पकड़ी और बहुत अच्छी इसकी सेल नहीं थी। हालांकि इसका जो एम्प्लॉय थे यानी मैनेजमेंट था वो काफी ज्यादा ट्रस्टेड था, पुराना था और कस्टमर बेस कुछ अच्छा था, यानी जो भी लोग इसको लेते थे दबंग लोग वो केवल रॉयल एनफील्ड यानी बुलेट को ही लेते थे। और आइसर के काफी सारे बिजनेस
बिजनेस थे वहां से भी इसको पैसा मिलता रहता था, इसलिए ये कंपनी चल रही थी, लेकिन घाटे में। तो यहां पर सिद्धार्थ लाल जब इसके सीईओ बने तो उन्होंने इसको काफी चलाया और देखा। इन्होंने इसकी जो डिजाइन थी उसमें काफी सारे बदलाव किए, जैसे कि राइट गियर शिफ्ट को उन्होंने बदल दिया, इसके अलावा इसमें सेल्फ स्टार्ट भी कर दिया और डिजाइन में काफी सारे बदलाव किए। साथ ही इंजन कैपेसिटी में भी काफी सारा इन्होंने बदलाव किया और सिद्धार्थ लाल ने इसको बिल्कुल प्रीमियम सेगमेंट में ही बेचा। उन्होंने कभी यह विचार नहीं किया कि इसको 150 सीसी, 200 सीसी या 250 सीसी तक के इंजन में बदला जाए। उस समय आपको पता ही है कि हमारी कंट्री में 100 सीसी से लेके 180 सीसी तक की बाइकों की कितनी ज्यादा डिमांड है। जितने भी एवरेज परिवार हैं, मीडियम परिवार हैं, वो लोग इस बाइक को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका एवरेज अच्छा रहता है। तो रॉयल एनफील्ड के सामने ये चुनौती थी कि 250 सीसी से ऊपर की बाइक, ऊपर से महंगी, ऊपर से भारी और ऊपर से कम एवरेज, कैसे इसको बेचा जाए। उन्होंने इसे प्रीमियम सेगमेंट में ही रखा और इसके अलावा जितना भी कंपनी का जितना भी लोन था उसको चुकाया। मैंने आपको बताया कि इन्होंने काफी सारी कंपनियां अपनी बेच दी थी और बस फोकस किया था रॉयल एनफील्ड और ट्रक के बिजनेस पे। तो इस तरह से इस कंपनी में बिल्कुल भी लोन रहा नहीं, अब ये अपनी तरीके से कंपनी को चला सकते थे। इन्होंने कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग जो मोटरसाइकिल है उसकी डिजाइन को बदला, ब्रांड को बदला, प्रीमियम लुक को बदला और इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए। इंडिया में रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा पैसे कोई भी कंपनी खर्च नहीं करना चाहती, उसका माल बस वैसे ही बिक जाए, यही सबकी मेंटालिटी रहती है। तो इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत सारा फोकस किया, स्ट्रॉन्ग बिल्ड और जो इसका लुक था, जो इसका देखने का डिजाइन था, वो उन्होंने ज्यों का त्यों रखा, यानी मजबूत, भारी और अट्रैक्टिव लुक, दमदार लुक। तो ये चीज इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बदली। इसके अलावा जहां जहां इंडियंस को दिक्कत थी, राइट गियर शिफ्ट की दिक्कत थी, सेल्फ स्टार्ट की दिक्कत थी, प्रीमियम लुकिंग की दिक्कत थी, वो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कर दिया। ये बाइक पहले टूर और हैवी बाइक के रूप में ही पहचानी जाती थी और दबंग लोग के लिए ही बनी हुई बाइक पहचानी जाती थी, इसलिए काफी सारे और भी जो लोग थे इसको नहीं लेते थे, ये इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। आपको पता ही होगा इंडिया में अगर कोई बुलेट पहले चलाता था तो उसको एक तरह से बदमाश ही समझा जाता था और कोई भी पुलिस वाला उसको रोक लेता था। लेकिन आजकल इसको यंग जनरेशन बहुत चला रही है और उनके बीच में काफी ज्यादा फेमस भी है। तो यहां पर सिद्धार्थ लाल ने बाइक को ज्यों का त्यों रखा, लेकिन कस्टमर की जो सुविधाएं थी उसमें इंक्रीज कर दिया। अब यहां पर जो सिद्धार्थ लाल थे उन्होंने किसी भी अभिनेता नेता को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया, यहां पर वो बाइक के खुद ही ब्रांड एम्बेसडर बन गए, क्योंकि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर भी थे, साथ ही बाइक लवर्स भी थे, साथ ही वो बाइक लवर्स भी थे और उनको इस चीज की बहुत ही ज्यादा अच्छी नॉलेज थी। तो जहां भी इंटरव्यू देना होता था वो एक तरह से इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बोल पाते थे और उस समय जब कंपनी को ज्वाइन किया था तो केवल 26 साल के थे। तो यहां पर उन्होंने नई नई जो जनरेशन की जो डिमांड थी उसको समझा, देखा और वो चीज बनाया। अब यहां पर उनके पास टाइम कम था, उनको अपने ब्रांड की इमेज मार्केटिंग पे काम करना था, लेकिन उनके पास जिम्मेदारी बहुत थी, इसलिए उन्होंने एक सीईओ अपनी जगह पे एक नया सीईओ विनोद दसारी, जो कि अशोक लीलैंड से आए थे, उसको रख लिया। अब वो फैक्ट्री का काम और प्रोडक्शन का काम सारा देखते थे, मार्केटिंग और ब्रांडिंग का काम अब सिद्धार्थ लाल खुद देखने लगे। तो यहां से उन्होंने ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे फोकस स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर किसी भी बिजनेस के लिए कुछ चीजें मायने रखती हैं। एमबीए में भी आपको पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले किसी भी बिजनेस की जो जड़ होती है, नींव होती है, वो मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्ट, फाइनेंस, टीम और R&D, इसके बाद आता है मैनेजमेंट का रोल। तो ये 7 पिलर्स ऑफ बिजनेस होते हैं जिसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर सही बैलेंस में ये 7 चीजें हैं तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी से ग्रो कर जाएगा और अपने कैरियर में भी अगर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो आपका कैरियर भी काफी आगे जाएगा। उस समय एक बाइक लॉन्च की थी रॉयल एनफील्ड ने, थंडरबोल्ट। इस बाइक से ही लोगों का परसेप्शन
दबंग से होके इसको एडवेंचरस बाइक के रूप में फेमस हो गया। उस समय इन्होंने एक कैंपेन चलाया था, लीव होम कैंपेन, यानी टूरिंग की बाइक बन गई एक तरह से, हिली एरिया टूर की बाइक, और काफी सारे यंग जनरेशन के लोग इसको चलाने लगे। वहां से काफी सारा चेंज आया। इस बाइक के एडवर्टीजमेंट में और कई जगह पोस्टर में यह दिखाया गया है कि एक यंग लड़का थंडरबोल्ट को लेके जाता है अपने कॉलेज घूमने फिरने, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाता है, एंजॉय करता है, मजे करता है। तो इस बाइक का थंडरबोल्ट से थोड़ा सा परसेप्शन चेंज हुआ और युवाओं में इसका जो क्रेज है वो बढ़ने लगा। इसके बाद एक नई बाइक आई, आरी क्लासिक 500। इस बाइक को सोलो बाइकिंग के लिए बनाया गया क्योंकि इसमें एक ही सीट थी, यानी केवल ड्राइव जो करेगा वही बैठ सकता था। तो सोलो ड्राइविंग के लिए सिंगल सीट वाली इस बाइक का लॉन्च हुआ और ये युवाओं में और भी ज्यादा फेमस हो गई। इसके अलावा इसको लोग टूर पे, कैंपिंग पे लेके जाते थे, हिली स्टेशन पे लेके जाते थे और बहुत ही एंजॉय करते थे। इसकी जो वीडियो थी, इसका जो फोटो था, वो लोग आपस में शेयर भी करते रहते थे। इस तरह से इस बाइक का बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ने लगा। इसके बाद इस कंपनी ने कॉन्टिनेंटल जीटी यानी 2.5 लाख रुपए की बाइक भी उस समय लॉन्च की, और जो कि BMW और हार्ले के बराबर की थी। तो उससे भी काफी क्रेज बढ़ा इस कंपनी का। अब कंपनी ने अपने युवाओं पर ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। जो भी बाइक को खरीदता था वो राइडर्स क्लब कम्युनिटी टाइप की बाइक राइडिंग में शामिल हो जाता था। आपको पता ही है, बुलेट यानी रॉयल इनफील्ड की काफी सारी कम्युनिटी है। कुछ कंपनी की स्पॉन्सर हैं, कुछ प्राइवेट कम्युनिटी हैं, यानी सभी एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, एक साथ टूर कर सकते हैं। और कंपनी ने भी काफी सारे एडवेंचर राइड इवेंट होस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें काफी सारे इनाम भी होते हैं, प्राइज भी होते हैं और काफी सारी चीजें बाइकर्स को दी जाती हैं। तो ये एडवेंचर पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी ये बाइकें हैं, वहां पर जो भी ग्रुप है उसको कंपनी स्पॉन्सर करती है, जो कि और कोई बाइक कंपनी बिल्कुल भी नहीं करती। तो ये एक अट्रैक्टिव इनका सेलिंग पॉइंट बन जाता है। आपको पता ही होगा कि रॉयल एनफील्ड को लेने के लिए पहले 2 से 4 महीने, 5 महीने का वेटिंग पीरियड चलता था। यानी अगर किसी को लेनी भी है तो 2 से 4 महीने, 5 महीने का इंतजार करना होता था, जो कि किसी भी बाइक में आपको नहीं करना होता। कोई भी बाइक अगर आप लेने जाएंगे तो आपको इंस्टेंट मिल जाएगी और आप उसको चला सकते हैं, उसका मजा ले सकते हैं। तो यहां पर सिद्धार्थ लाल ने अपने प्रोडक्शन और अपने ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा डीलरशिप मैनेजमेंट में काफी सारा बदलाव किया, जिससे अब ये बाइक आपको 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर डिलीवर हो जाती है। तो यानी अब आपको इस बाइक के लिए वेट नहीं करना पड़ता, यानी वेटिंग पीरियड इसका खत्म हो गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था। इसके अलावा कम्युनिटी बिल्डिंग और डिस्ट्रीब्यूटमेंट, इसके अलावा रीसेल वैल्यू भी इस बाइक की बहुत ही ज्यादा है। अभी भी आपको जितने भी रॉयल एनफील्ड के मालिक हैं, पुरानी बाइकें मिल जाएंगी अच्छी कंडीशन में और चलते हुए कंडीशन में। इसकी आफ्टर मार्केट सर्विस पहले बेकार थी, मतलब मैं पूरी तरह से बेकार नहीं करा, लेकिन फिर भी हर जगह अवेलेबल नहीं थी। लेकिन आजकल मार्केट में इसके पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स ओरिजिनल और इसके जो मिस्त्री हैं, इसकी जो सर्विस है वो आपको हर जगह अवेलेबल हो जाती है कम प्राइस में ही। पहले इसका प्राइस ज्यादा था। तो यहां पर कंपनी ने आफ्टर मार्केट सर्विस पर भी काफी फोकस किया और जगह जगह इसके आउटलेट और सर्विस सेंटर भी बन चुके हैं, जो कि इसकी सेल्स बढ़ाने में काफी ज्यादा आपके मददगार रहे। तो यहां पर आपने देखा होगा, पहले आपके मोहल्ले में एक भी बाइक नहीं होती थी रॉयल एनफील्ड, लेकिन आजकल 2-2, 3-3 बाइकें आसानी से मिल जाती हैं और कोई दुबला पतला लड़का भी उसे चला रहा होता है या कोई कम दबंग आदमी भी उसको चला रहा होता है, हर कोई चला रहा होता है। और ज्यादातर आप स्टूडेंट को चलाते हुए देखेंगे, यंग जनरेशन को चलाते हुए देखेंगे, वरना पहले ये बाइक केवल दबंग लोग चलाते थे या दूधिया के पास होती थी या किसी बदमाश आदमी के पास होती थी या किसी बहुत बड़े रईस के पास होती थी। तो ये सारी चीजें खत्म की सिद्धार्थ लाल ने और ये कंपनी आज टॉप की कंपनी बन गई है और इसको खरीदार अब कोई खरीद भी नहीं सकता। पहले इसको खरीदने के लिए कोई नहीं मिलता था, लेकिन आज इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। तो यहां पर कंपनी ने कई सारी
जो टेक्निक है वो चेंज करी। यहां पर उन्होंने डोंट ट्राई टू चेंज कस्टमर वाला परसेप्शन रखा, यानी कस्टमर के लिए बदले नहीं। इन्होंने 180 सीसी 250 सीसी की बाइक नहीं बनाई, जबकि मार्केट काफी ज्यादा हॉट थी, काफी ज्यादा अच्छी मार्केट है 150 सीसी से लेके 180 सीसी का। ये अपने उसी सेगमेंट में रहे, अपने प्रोडक्ट में बदलाव किया, यहां पर चेंज परसेप्शन ऑफ पीपल दूसरा जो इनका फॉर्मूला था। यहां पर इन्होंने ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की, आफ्टर सेल्स सर्विस वाला सपोर्ट किया, साथ ही जितने भी बाइकर्स का एक कम्युनिटी अलग बिल्ड की। इसके अलावा काफी सारे एडवेंचर ट्रिप को ये लोग स्पॉन्सर भी करते हैं, तरह तरह के इवेंट करते हैं, ये सारी चीजें इन्होंने की। और धीरे धीरे काफी सारे जो अनवांटेड इनके बिजनेस थे उस पर से फोकस हटाया और पूरा फोकस अपना इस मोटरसाइकिल के ऊपर लगा दिया। आज आपको पता ही है आइसर मोटर्स किसी चीज के बारे में जानी जाती है तो वो है इसकी मोटरसाइकिल। ट्रक के बारे में भी लोग इसको नहीं जानते, लेकिन रॉयल इनफील्ड के नाम से आइसर को जाना जाता है। तो ये थी इसकी केस स्टडी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सजेशन है इस केस स्टडी को लेके तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।